लोनावला की खूबसूरत घाटियों में हरे भरे पेड़ों और शांत वातावरण के बीच एक आलीशान रिसॉर्ट हाल ही में खोला गया था। इसका नाम था वनस्पति विहार, जिसका मतलब था वन का आनंद। इस रिसॉर्ट के मालिक थे मनीष के पिता श्री अग्रवाल। मनीष के दोस्त मयंक और राजेश उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बेताब थे। एक शाम सूरज ढलते ही तीनों दोस्त रिसॉर्ट पहुंचे। पहली नजर में रिसॉर्ट बेहद आकर्षक लगा। लकड़ी की जटिल नक्काशी, प्राचीन वस्तुओं से सजावट और मंद रोशनी का वातावरण एक अजीब रहस्य का आभास करा रहा था। हालांकि रात होते होते रिसॉर्ट का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। पेड़ों की सरसराहट भी मानो रुक गई थी। शाम के भव्य स्वागत समारोह के बाद तीनों दोस्त रिसॉर्ट के बार में बैठे थे। बातों बातों में शराब का दौर चल निकला। टेबल पर मटन करी और रोटी के साथ साथ शराब की बोतलें भी खूब सजी थीं। धीरे धीरे माहौल हल्का होता गया। वे हंस रहे थे, कहानियां सुना रहे थे और पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें नींद का एहसास हुआ। वे अपने अपने कमरों में चले गए। मनीष, जो थोड़ा शांत स्वभाव का था, जल्दी ही सो गया, लेकिन मयंक और राजेश शराब के नशे में देर रात तक बातें करते रहे। रात करीब 2 बजे के करीब अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह एक घसीटने जैसी आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज कमरे के फर्श पर घसीट रहा हो। सहमे हुए मयंक ने लैंप जलाया। कमरे में सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना का खेल है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने कमरे के कोने में एक हरकत देखी। एक काला साया, इंसानी आकार का, दीवार से चिपका हुआ था। डर के मारे मयंक चिल्ला पड़ा। राजेश नींद से उठा और उसने भी वही काला साया देखा। दोनों घबराकर बिस्तर से उठे और लैंप को पकड़कर साये की तरफ गए, लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, काला साया अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मयंक और राजेश आपस में डरे हुए नजरों से देखते रहे। भोर होते ही तीनों दोस्तों ने रिसॉर्ट के मैनेजर श्री वर्मा से रात की घटनाओं के बारे में बताया। श्री वर्मा ने उनकी बातें शांत होकर सुनी। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि शायद यह कोई छूंदर या छिपकली रही होगी, लेकिन मनीष, जो सचमुच में भूतिया अनुभवों में विश्वास नहीं करता था, उनके इस जवाब से सहमत था। दूसरी रात मनीष अकेला अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात के करीब उसे नींद में अजीब सी गंध आने लगी। यह सड़े हुए मांस की गंध थी। मनीष की आंखें खुल गईं। उसने कमरे में लाइट जला दी। गंध कमरे के एक कोने से आ रही थी। मनीष ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा। वह डर रहा था, लेकिन यह जानने की जिज्ञासा भी मजबूत थी कि आखिर गंध कहां से आ रही है। जैसे ही वह कोने के पास पहुंचा, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दीवार के पास फर्श पर मटन की हड्डियां बिखरी हुई थीं। वे हड्डियां कुतर कतर करके खाई गई थीं और उनके आसपास खून के धब्बे लगे हुए थे। मनीष चीख पड़ा। उसकी आवाज पूरे रिसॉर्ट में गूंज उठी। मयंक और राजेश दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कमरे का नजारा देखा और सन्नाटे में खड़े रह गए। मनीष कांप रहा था। उसने उन्हें बताया कि उससे रात में कोई गंध आई थी और फिर उसे ये हड्डियां मिली। वे तीनों कमरे की जांच करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं से कोई प्रवेश द्वार नहीं मिला। ये हड्डियां कमरे में कैसे आईं, यह एक रहस्य बन गया। सुबह होते ही उन्होंने श्री वर्मा को फिर से बुलाया। श्री वर्मा कमरे में आए और हड्डियों को देखकर चौंक गए। उन्होंने रिसॉर्ट के कर्मचारियों को बुलाकर कमरे की सफाई करवाई। श्री वर्मा ने फिर से तीनों दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई जानवर रात में कमरे में घुस आया होगा, लेकिन अब मनीष भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अगली रात तीनों दोस्तों ने एक साथ सोने का फैसला किया। वे डर से सहमे हुए थे,
लेकिन अकेले सोने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। रात के करीब 3 बजे उन्हें फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह खुरचने जैसी आवाज थी, जैसे कोई नुकीले नाखून दीवार पर खर्राटे ले रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। डर के मारे तीनों दोस्त चादरों के नीचे छिप गए। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। उन्होंने सुना कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उनकी सांसें थम गईं। अंधेरे में कोई हरकत हो रही थी। कुछ भारी सा कमरे में घसीट कर लाया जा रहा था। फिर एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। ये किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज थी। मयंक ने हिम्मत जुटाकर लाइटर जलाया। कमरे में जो नजारा दिखाई दिया उससे उनका खून जम गया। कमरे के बीच में फर्श पर एक विशाल का काला जीव घुटने के बल बैठा हुआ था। उसके शरीर पर काला चमकदार फर था। उसका सिर एक भेड़िए जैसा था, लेकिन उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा था और उसके दांत खंजर की तरह नुकीले थे। जैसे ही जीव की नजर लाइटर की रोशनी पर पड़ी, उसने एक भयानक गर्जना की। तीनों दोस्त चिल्लाते हुए बिस्तर से कूद पड़े। वे कमरे के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अचानक गायब हो गया है। चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थीं। वे एक कमरे में फंसे हुए थे, उस खौफनाक जीव के साथ। डर और सदमे से जकड़े हुए तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। काला जीव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर सांस के साथ कमरे में सड़े हुए मांस की गंध और भी तेज हो गई। मयंक ने अपनी जेब से चाकू निकाला। यह एक छोटा चाकू था, लेकिन उस वक्त यही उनकी इकलौती उम्मीद थी। राजेश जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मनीष, जो अब तक शांत था, अचानक चिल्लाया, देखो। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर अचानक एक पुरानी तस्वीर उभर आई थी। तस्वीर में एक बूढ़ी आदिवासी महिला खड़ी थी। उसके हाथों में एक लाठी थी और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तस्वीर उभरते ही कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका चला। काला जीव रुक गया। उसने तस्वीर की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही जीव दीवार में समा गया, दीवार पर से तस्वीर भी गायब हो गई। कमरे का दरवाजा फिर से दिखाई दिया। तीनों दोस्त हिलने जुलने की हालत में नहीं थे। वे घंटों उसी तरह पड़े रहे, ये सोचते हुए कि अभी जो कुछ हुआ वह सपना था या सच। सुबह होते ही उन्होंने श्री वर्मा को बुलाया और उन्हें रात की भयानक घटनाओं के बारे में बताया। इस बार श्री वर्मा उनकी बातों को अनसुना नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि रिसोर्ट जिस जमीन पर बना है वह पहले आदिवासियों की जमीन थी। रिसोर्ट बनाने के लिए उन्हें विस्थापित कर दिया गया था। उस बूढ़ी महिला की तस्वीर आदिवासी समुदाय की प्रमुख की थी, जिसका गुस्सा शायद आज भी शांत नहीं हुआ था। श्री वर्मा ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वे रिसोर्ट को बंद कर देंगे। तीनों दोस्त रिसोर्ट से तुरंत निकल गए। लोनावला का सुंदर मौसम उन्हें अब भयावह लग रहा था। उनके दिमाग में उस खौफनाक रात का खौफ और उस काले जीव की छवि हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। वनस्पति विहार रिसोर्ट आज भी खंडहर के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या यह सच है? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, प्रकृति और आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का यही दंड मिलता है।